हेलो। बेटा कल हमने इससे पहले वाले क्लास में डिस्कस किया था वनों के टाइप्स हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं और उनका भौगोलिक वितरण। उसमें हमने किया था सबसे पहले उष्णकटिबंधीय एरिया में पाए जाने वाले वन। उसके दो टाइप थे, एक भूमध्य रेखीय वन, दूसरा था मानसून वन, सेकंड था भूमध्य सागरीय वन, और थर्ड है शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के पतझड़ी वन, शीतोष्ण कटिबंधीय के मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। तो फर्स्ट वाले में जैसे बताया था कि एक ऐसा एरिया जहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती होगी, ठीक है, जो भूमध्य रेखा के आसपास का वो एरिया होता है, वहाँ पर जो वन पाए जाते हैं वो उष्णकटिबंधीय वन होते हैं। इसके दो टाइप थे, एक भूमध्य रेखीय वन जो 5 डिग्री उत्तर 5 डिग्री दक्षिण भूमध्य रेखा के पास है, अफ्रीका के जायरे बेसिन है, अमेजन बेसिन, मलेशिया, इंडोनेशिया और इंडिया में क्या था पश्चिमी घाट और असम के पास का जो एरिया है, वहाँ पर जो ये वन पाए जाते उनको सैलवास वन कहे जाते हैं। ये वन क्या होते हैं, काफ़ी सघन वन होते हैं। इन वनों में जिस एरिया में अगर कोई रिवर है या कोई रास्ता गुजर रहा है, उस एरिया को छोड़कर बाकी पूरा एरिया कवर होता है। ये वन इतने सघन पाए जाते हैं कि नीचे तक सनलाइट भी नहीं जाती है। बहुत सारे बेल हैं, लताएँ हैं, वो होती हैं नीचे वाले एरिया में, ठीक है। उसके बाद डिस्कस किया था कि इन वनों को आर्थिक महत्व क्या है। तो इन वनों का आर्थिक महत्व इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि एक ही एरिया में, छोटे एरिया में बहुत टाइप्स के वन पाए जाते हैं। सेकेंडली, यहाँ का क्लाइमेट इतना अच्छा नहीं है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा पाई जाती है। और थर्ड ये था कि यहाँ पर जैसे सड़कें, रेल मार्ग है, वो भी नहीं बना रखे हैं। और यहाँ पर बहुत सारे जानवर हैं, जैसे जहरीले जानवर या सांप है या इस तरह के जानवरों का होने का ज़्यादा खतरा रहता है। तो इस प्रकार से इन वनों का आर्थिक महत्व है वो इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता मानसूनी वन। मानसूनी वन हम इंडिया के कंटेक्स्ट में लेकर चलते हैं। जैसे जो इंडिया में वन पाए जाते हैं, यहाँ पर वर्षा न ज़्यादा होती है न कम होती है। 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच की रेनफॉल पाई जाती है। गर्मी, सर्दी और वर्षा तीनों मौसम यहाँ पर होते हैं। इसके साथ साथ ये वन नए पतझड़ी पाए जाते हैं, नए सदाबहार पाए जाते हैं। तो ये तो जो इंडिया में पाए जाते हैं, साल, सागौन, शीशम, जो भी आप याद रख सको वो सारे नाम आप लिख देना। इसके साथ साथ आपको लिखना है जिन एरिया में ज़्यादा रेनफॉल होती है उनमें कौन से वृक्ष हैं वो होते हैं। जैसे महोगनी है, रबड़ है, बांस है, सिनकोना और आबनूस नाम के पेड़ है वो पाए जाते हैं। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि भूमध्य सागरीय वन। भूमध्य सागरीय वन है वो वन होते हैं जो शुष्क सदाबहार वन होते हैं। शुष्क भी होते हैं लेकिन सदाबहार वन है वो पाए जाते हैं। ये क्या होते हैं, उत्तर में 3 से 40 डिग्री के बीच का जो एरिया उसमें पाया जाता है, जबकि दक्षिण में 40 डिग्री के पास तक के एरिया में ये पाए जाते हैं। भूमध्य सागर के पास पाए जाते हैं ज़्यादा इसका एरिया, इसलिए इनको भूमध्य सागरीय वन है वो कहा जाता है। इसमें क्या होता है, गर्मी की ऋतु लंबी होती है लेकिन शुष्क होती है, यानी कि वर्षा कम होती है। गर्मी की ऋतु लंबी तो होती है लेकिन वहाँ पर वर्षा है वो कम होती है। तो ये पेड़ पौधे होते हैं ना, जो उनकी पत्तियाँ मोटी होती हैं ताकि वो आर्द्रता को सोख कर रख सकती हैं। इसलिए इसके अतिरिक्त इनकी जड़ें लंबी होती हैं ताकि अधिक गहराई तक भी वो पानी को लेकर पानी ला सके और अपनी आवश्यकता की पूर्ति वो कर सकता है। तो इनमें क्या होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो जो रसीले फल है, या आप दूसरी तरह से आप ये कह सकते हो खट्टे फल हैं, वो ज़्यादा पाए जाते हैं। जैसे नींबू है, नारंगी, अंगूर और अनार, इस तरह के फ्रूट। जिसमें क्या होता है, समुद्र के पास का एरिया है, साथ में टेम्परेचर ज़्यादा है। और इसके अतिरिक्त ओक, जैतून, अंजीर, पाइन, फर, इस तरह के वृक्ष हैं वो इस एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है भाई। आज हम डिस्कस करते हैं कि शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के पतझड़ी वन पाए जाते हैं। इनका एरिया भाई 40 से 60 डिग्री के बीच का पाया जाता है। ये पश्चिमी यूरोप का जो क्लाइमेट है उस टाइप का एरिया होता है। यहाँ पे गर्मी तो कम होती है लेकिन सर्दी का मौसम ज़्यादा होता है, वर्षा भी ज़्यादा होती है। देखो, गर्मी कम है, सर्दी का मौसम भी ज़्यादा होता है, तो वर्षा भी ज़्यादा होती है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन होने के कारण यहाँ पर जो लकड़ी पाई जाती है वो मजबूत पाई जाती है और वो अच्छी क्वालिटी की वो होती है। गर्मी कम है, शीत ऋतु ज़्यादा है, साथ में वर्षा भी ज़्यादा है। इस वजह से यहाँ पे लकड़ी जो पाई जाती है वो अच्छी होती है और टिकाऊ होती है, ठीक है। यहाँ पे जब सर्दी का मौसम शुरू होता है तो उसका इफ़ेक्ट ना पड़े, इसलिए पत्ते ना उस टाइम उससे पहले ही पूरे के पूरे साफ़ हो जाते हैं, इसलिए इनको पतझड़ी वन भी वो कहा जाता है।
इसके बाद हम बात करते हैं कि ऐसे इस तरह के जो शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के जो वन हैं वो किस एरिया में पाए जाते होंगे। अगर हम अक्षांश की बात करते हैं तो 40 से 60 डिग्री अक्षांश के बीच में पाया जाता है। इसमें आ जाता है पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप, मध्य अमेरिका और पूर्वी एशिया, जो कि पश्चिमी यूरोप समुद्र के पास का एरिया, पूर्वी अमेरिका समुद्र के पास का एरिया है मोटे तौर पर, और उस तरफ एशिया में है वो पूर्वी एशिया का पार्ट है, जिसमें आ जाते हैं समुद्र के पास में जापान है, चीन है, कोरिया है। इस तरह का एरिया वो पाया जाता है। वो क्लाइमेट की बात करें, वो गर्मी की ऋतु कम है, सर्दी की ऋतु ज़्यादा है और वर्षा भी है वो ज़्यादा होती है। इसी वजह से यहाँ पे जो लकड़ी पाई जाती है वो मजबूत पाई जाती है और टिकाऊ पाई जाती है। यहाँ पे सर्दी आने से पहले पत्ते हैं वो झड़ जाते हैं ताकि सर्दी से उनका बचाव हो सके पेड़ों का। अभी बात करते हैं कि वो किस तरह के पेड़ है वो पाए जाते हैं। यहाँ पर है ओक, मैफिल, बर्च, चेस्टनट है, ये याद कर लेना भाई, अखरोट है, पॉपुलर है, इस तरह के जो वृक्ष हैं वो पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या है, ये एरिया हम देखेंगे ना, काफ़ी डेवलप्ड एरिया पाया जाता है। यहाँ के एरिया में इंडस्ट्री भी काफ़ी है, जैसे पूर्वी अमेरिका की बात कर ले हम या यूरोप की बात करते हैं तो ये काफ़ी डेवलप्ड एरिया है। डेवलप्ड एरिया है तो इन एरिया में पॉपुलेशन भी ज़्यादा पाई जाती है, इंडस्ट्री भी ज़्यादा डेवलप है। इंडस्ट्री डेवलप ज़्यादा है तो यहाँ पर पॉपुलेशन ज़्यादा पाई जाती है। तो यहाँ पर जो ज़्यादातर जो भी एरिया था वहाँ से ज़्यादातर ये जो वन है, वन संसाधनों का उपयोग है वो कर लिया है। ठीक है, और यहाँ पर जो ज़्यादातर जो वन संसाधन उसका उपयोग है वो कर लिया है, पॉपुलेशन ज़्यादा होने के कारण, इंडस्ट्री ज़्यादा होने के कारण। ठीक है भाई, नेक्स्ट आता है शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी के कोणधारी वन। यहाँ इसकी शेप के हिसाब से इनको कोणधारी वन कहा जाता है। आपने देखे होंगे कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो कोण के शेप में पाए जाते हैं। ये ऐसे वन होते हैं जो ऊंचे ऊंचे इलाके होते हैं, जैसे इंडिया में जम्मू कश्मीर है, इस टाइप का एरिया जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है उस एरिया में इस तरह के वन है वो पाए जाते हैं। इनका एरिया है 50 से 70 डिग्री के बीच में पाया जाता है। उत्तर अमेरिका और एशिया के पार्ट में ये वन पाए जाते हैं। और इसका अगर हम अलग अलग एरिया की बात करें, ब्राज़ील का पठार, अफ्रीका और न्यूजीलैंड इसका दे रखा है। और इसमें क्या होते हैं, इनकी पत्तियां ना वैसे लंबी होती हैं, लेकिन जैसे ही सर्दी आए या बर्फ़ पड़े उससे पहले ये पत्तियां झड़ भी जाती हैं। और कुछ वृक्ष ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं, वो सदाबहार वन है वो होती हैं। ठीक है, तो आपके ये मोटे तौर पर ये हो गए भी 4 तरह के हो गए। पहले वाला उष्णकटिबंधीय एरिया जहाँ पर हाई टेम्परेचर पाया जाता है, हाई वर्षा भी, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, रेनफॉल भी ज़्यादा है। ज़्यादा रेनफॉल होने के कारण सघन वन पाए जाते हैं, लेकिन इनका आर्थिक दृष्टि से अगर हम महत्व की बात करते हैं ज़्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि एक ही जगह पर बहुत टाइप्स के वन पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे इन लकड़ियों का दोहन करना आसान नहीं होता है। उसके बाद आते हैं मानसूनी वन। मानसूनी वन ऐसी पॉपुलेशन है, जैसे भारत है, श्रीलंका, वियतनाम ज़्यादा पॉपुलेशन वाले एरिया हैं, तो यहाँ पर इन वनों को ज़्यादातर काटा भी जाता है। और अब देखते हैं कि इंडिया में ये फॉरेस्ट एरिया है वो कम होता जा रहा है, या बहुत कम के बराबर है। इसलिए जो ये ग्रीनरी प्रोजेक्ट वगैरह हैं वो लगाए जा रहे हैं। ये वन में जो मानसूनी एरिया होता है इसमें क्या होता है, ना ज़्यादा हाई टेम्परेचर माना जाता है, न कम है। रेनफॉल मीडियम होती है, 100 से 200 के बीच में है वो होती है। नेक्स्ट आ जाता है भूमध्य सागरीय। भूमध्य सागर के पास का एरिया पाया जाता है, इसलिए इसको भूमध्य सागरीय वन कहा जाता है। इनको शुष्क सदाबहार वन कहा जाता है कि इसकी पत्तियां मोटी मोटी होती हैं और जो जड़ें होती हैं काफ़ी गहराई तक पानी ला सकती हैं। यहाँ पर क्या होता है, गर्मी की ऋतु लंबी होती है और टेम्परेचर हाई होता है, तो इसलिए यहाँ पर जो रसदार फल हैं वो भी ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट आता है भाई शीतोष्ण कटिबंधीय कठोर लकड़ी के वन होते हैं, जो 40 से 60 डिग्री के अक्षांश के बीच में पाए जाते हैं। इसमें मोटे तौर पर वो एरिया आता है जो इंडस्ट्री रूप से डेवलप्ड है। इसमें पश्चिमी यूरोप आ जाता है, पूर्वी अमेरिका आ जाता है और पूर्वी एशिया जैसे जापान है, कोरिया है, जो चीन, जहाँ पे इंडस्ट्री डेवलपमेंट काफ़ी है, तो काफ़ी मात्रा में इन पेड़ों का प्रयोग है वो कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होती है,
गर्मी कम होती है, शीत ऋतु लंबी होती है और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है। गर्मी कम, शीत ऋतु लंबी और रेनफॉल भी ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ पर बहुमूल्य लकड़ी है वो पाई जाती है। ठीक है, लास्ट में रहते हैं भाई शीतोष्ण कटिबंधीय मुलायम लकड़ी वाले वन है। ये वो एरिया होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर लो रहता है, बर्फ़ पड़ती रहती है। ऊंची पहाड़ी इलाके में ये इस तरह के वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है, इनकी शेप के अकॉर्डिंग इनको टेंगा वन है वो कहा जाता है। और उत्तर अमेरिका और यूरेशिया के पार्ट में इस तरह के वन है वो पाए जाते हैं। ठीक है भाई, हेलो, आपका क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि जो ये प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, उनमें से आप वन संसाधनों का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तो विस्तार पूर्वक वर्णन से आपका ये मतलब होगा कि ये चारों टाइप्स के वन है वो लिखना है। वो लिखने आपको उनका एरिया बताना है, वो कौन कौन से वन है, उनका क्लाइमेट कैसे या जलवायु कैसी पाई जाती है, जलवायु, एरिया और कौन से वृक्ष है वो पाए जाते हैं। यह आपको डिटेल में है वो लिखना पड़ेगा, 4 टाइप के जो ये वन पाए जाते हैं। नेक्स्ट, हाँ, अभी तो कोई है ही नहीं भाई, किस तरह के होंगे, अभी हो तो रहे नहीं है, पर बोला है उनके तो ऑप्शन टाइप के होंगे, उनकी तो इस सेमेस्टर में पढ़ाई नहीं हुई है ना, तो आप लोगों के अभी पता नहीं बेटा कब से स्टार्ट है, डेट शीट नहीं आई है। ठीक है, तो आपके तो ज़्यादातर चांसेस डिस्क्रिप्टिव होने के ही हैं, लिखने वाले ही आएंगे, क्योंकि अभी तो आप लोगों के एग्ज़ाम होने नहीं हैं। तो जिस टाइम होंगे तो डिस्क्रिप्टिव ही होंगे कि वन संसाधन क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं और इनका भौगोलिक वितरण है वो आप लिखें। ठीक है, नेक्स्ट आता है भाई वन संसाधन का क्या क्या लाभ होता है। ये भाई लकड़ी के रूप में प्रयोग होते हैं, इनसे बहुत सारे फर्नीचर का सामान बनाया जाता है। वनों से बहुत सारी चीज़ें जैसे अखरोट है, इस तरह चीज़ें मिलती रहती हैं। ये कई तरह की चीज़ जैसे उधर के कच्चा माल के रूप में प्रयोग करते हैं। गोंद है, रेजिन मिलता है, रबड़ है, छाल का, कोर्क है, इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। बहुत सारे वनों में जड़ी बूटियाँ मिलती हैं जिनका प्रयोग दवाई के रूप में करते हैं। कृत्रिम रेशा में मिलता है जिससे बहुत सारी चीज़ें बनाई जाती है। वस्त्र का निर्माण, बैग, थैले हैं या आप सजावट का सामान बनाया जाता है। बहुत सारे जीवों के लिए एक आश्रय का स्थल होता है क्योंकि वनों में बहुत सारी पॉपुलेशन है वो रहती है। और ये वनों से रोज़गार मिलता है क्योंकि बहुत सारी कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो लकड़ी काटने का काम करती है, कुछ पॉपुलेशन ऐसी है जो संग्रहण का काम करती है। तो उन लोगों के लिए वन है वो रोज़गार है वो प्रदान करता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि वनों का अप्रत्यक्ष रूप से क्या लाभ है। भाई क्लाइमेट पे इसका असर होता है। कैसे होता है भाई क्लाइमेट पे असर वनों का, बताओ। और हाँ, एक तो ये हो गया भाई, देखो ज़्यादा वन होंगे वाष्पीकरण ज़्यादा होगा, ज़्यादा वाष्पीकरण होगा तो रेनफॉल ज़्यादा होगी, वाटर लेवल बना रहेगा, एग्रीकल्चर अच्छी होगी। ठीक है, या इंडस्ट्री में जहाँ पानी की ज़रूरत है या जो पॉपुलेशन है उसको पानी की आवश्यकता, उनकी आवश्यकता की पूर्ति होगी। पॉपुलेशन है, जीव है चाहे जंतु हैं, उन सब को पानी की पूर्ति है वो होगी, है ना ये। ठीक है, और जैसे कि आप लोगों को पता है कि वन क्या है, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं। तो इससे क्या होगा, क्लाइमेट जो आपका वायुमंडल है उसमें भी संतुलन बना रहता है, जिससे टेम्परेचर ज़्यादा हाई नहीं होता है। ज़्यादा वन होंगे, ज़्यादा ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो कंज्यूम करेंगे। इससे वायुमंडल में ज़्यादा टेम्परेचर है वो इंक्रीज नहीं होगा, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा वो ज़्यादा नहीं होगी। इससे मृदा अपरदन रोकने में भी सहायता मिलती है, क्योंकि ज़्यादा वन होंगे तो मिट्टी में जो संगठन है वो ज़्यादा बनकर रहेगा। ठीक है, और वो है मृदा अपरदन को रोकते हैं, इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। ये बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं जो जैसे घास फूस है वो गल सड़ जाती हैं, तो जिससे मिट्टी की उर्वरता है वो बढ़ती है।
बाढ़ का भी रुकावट आता है, ज़्यादा पानी बह नहीं रह सकता और ज़्यादा रेनफॉल होगी तो इनकी कंज्यूमन जो ये क्या करते हैं, पेड़ पौधे कंज्यूम भी ज़्यादा कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से इसके कुछ पॉइंट दे रखे, सुंदरता को बना के रखते हैं प्रकृति पृथ्वी की। ठीक है, पर्यावरण की प्रदूषण की रोकथाम करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाला एग्जाम्पल है वो आप यहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट आता है अभी ग्रासलैंड, घास भूमियाँ। पहले आ गया वन संसाधन जो प्रकृति में अपने आप ही उगते हैं, दूसरा आता है घास भूमियाँ। तो वनों की तरह ही जैसे जो प्राकृतिक वनस्पति का एक पार्ट होता है घास के मैदान है या घास की जो भूमियाँ होती हैं, उनमें क्या होता है, जिन एरिया में कम टेम्परेचर हो, जिन एरिया में कम रेनफॉल होती है तो उन एरिया में क्या होता है, घास फूस हो जाती है। तो जैसे कि इससे पहले आपने पढ़ा था, चाहे वो जलवासी पशुचारण होता है, चाहे वो फिर व्यापारिक जलवासी पशुचारण हो, चाहे फिर व्यापारिक पशुचारण हो, वो क्या करते हैं, जो पशुओं का जो भोजन की व्यवस्था वो इन घास भूमियों से करते हैं। जो जलवासी पशुचारण में तो पूरी तरह इन्हीं पे डिपेंड है होते हैं, जबकि व्यापारिक पशुचारण में तो वो अगर ये लगे कि आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती तो वो उनके लिए भोजन की अलग से व्यवस्था करते हैं या वो उगाते हैं, जो भी सिस्टम होता होगा। ठीक है, तो जहाँ पर कम वर्षा होती है तो बौछारों के रूप में होती होगी, वहाँ पर घास भूमियाँ वो होती हैं। उसमें ये घास के मैदानों के वर्गीकरण में ये दो टाइप्स की हो जाती हैं, एक होते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। पहले आते हैं उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, दूसरा आता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। तो पहले वाले में उष्णकटिबंधीय घास के मैदान एक ऐसा एरिया जहाँ पर हाई टेम्परेचर रहता होगा। ठीक है, और ये एरिया आ जाता है 50 से 30 डिग्री के बीच में, रेनफॉल वाला कम होती है। इस एरिया में जो घास होती है उसको सवाना घास कहा जाता है। देखो बेटा ध्यान हो आप लोगों को, जो उष्णकटिबंधीय जब हमने वन पढ़े थे, उन वनों के जो भूमध्य रेखीय वन थे उन वनों को सैलवास वन कहा जाता है, सैलवास वन कहा जाता है। और जो उष्णकटिबंधीय एरिया में जो घास होती है उसको सवाना घास वो कहा जाता है। वनों को सैलवास और घास को सवाना है वो कहा जाता है। ठीक है, इस एरिया में जो घास पाई जाती है भाई वो उसको अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये बेटा आपको लोगों को ये नाम है ना रटने हैं कि कौन से एरिया में घास को किस नाम से कहा जाता है। ठीक है, ये आपके वैसे जीके में भी आते हैं इस तरह के क्वेश्चन की जो होती है वेनेजुला में घास को क्या कहा जाता है, या जो लानोस घास है वो कौन से एरिया की है, दोनों तरह से आ सकता है। वेनेजुला में जो घास के मैदानों को क्या कहा जाता है, या जो लानोस घास के मैदान है वो कहाँ पाए जाते हैं, या आपके जो टेस्ट वेस्ट देते रहते हो उनमें भी इस तरह के क्वेश्चन है वो आते रहते हैं। तो ये आप लोग रट लेना, जैसे वेनेजुला में घास के मैदानों को लानोस कहा जाता है, दक्षिणी ब्राज़ील में कैंपास कहा जाता है, अर्जेंटीना में ग्रान चाको कहा जाता है, और दक्षिण अफ्रीका में पार्कलैंड वो कहा जाता है। ठीक है, वेनेजुला में लानोस, ये ब्राज़ील में कंपास, अर्जेंटीना में ग्रान चाको और अफ्रीका में पार्कलैंड वो कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो एक घास के मैदान पाया जाता है उष्णकटिबंधीय मैदान में किस तरह की घास है वो पाई जाती है। तो ये एरिया ऐसा नहीं है कि जहाँ पर एक ही मतलब घास के जो मैदान होते हैं वो दूर दूर होते हैं, जो घास होती है वो मोटी होती है, वो खुरदरी होती है, बारिश कम होती है इसलिए इनकी ऊंचाई भी कम पाई जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये पाई जाती है जो उष्णकटिबंधीय घास के जो मैदान होते हैं उनमें क्या होती है, पोषक तत्वों की है वो कमी पाई जाती है। इसका मतलब ये है कि जो उष्णकटिबंधीय एरिया में जो घास के मैदान पाए जाते हैं वो ज़्यादा अच्छी घास है वो नहीं होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ज़्यादा घास अच्छी नहीं होती है, उसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, इसलिए वहाँ पे जो पशु होते हैं, जो गाय है या वो भेड़ बकरियाँ हैं, उनमें क्या होती है, दूध देने की जो मात्रा होती है वो कम होती है, दूध की मात्रा वो कम होती है। इसके अतिरिक्त तो वहाँ पे जो पशु रहते हैं घास की क्वालिटी अच्छी नहीं है तो कई तरह के रोग भी उस एरिया में पशुओं को लग जाते हैं। जैसे इन एग्जाम्पल के तौर पे बता रखा है, टेक्सास बुखार है, मुंह व खुर का आना होता है, या गिल्टी रोग, इस तरह के लोग हैं वहाँ पर इस तरह के रोग उन पशुओं को है वो लग जाते हैं। एक बार दोबारा से देख लेते हैं, एक ऐसा एरिया जैसे कि
घास के मैदान वन होते हैं, प्रकृति में अपने आप में उगने वाले होते हैं। तो कुछ एरिया ऐसे भी होते हैं जहाँ पर वर्षा की मात्रा कम होती है, तो वहाँ पर वन न होके घास फूस है वो पाई जाती है। ठीक है, ये दो तरह का एरिया वो हो गया भाई। पहले वाला होता है उष्णकटिबंधीय एरिया, दूसरा आता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान वो होते हैं जिसका विस्तार 5 से 30 डिग्री के अक्षांश के बीच में पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय एरिया में पाई जाने वाली घास को सवाना घास वो कहा जाता है और वनों को सेल्वास कहा जाता है। ठीक है, वेनेजुला में लानोस है, पार्कलैंड है, ग्रान चाको है या कंपास है, ये घास के नाम है वो एरिया के अकॉर्डिंग है वो लिए जाते हैं। अब हम बात करते हैं जो इस एरिया में जो उष्णकटिबंधीय एरिया में जो घास पाई जाती है वो किस टाइप की होती है। भाई ये घास है ना वो दूर, ऐसा नहीं है कि एक एरिया मतलब अगर हम नज़र डालें तो दूर तक घास ही दिखाई दे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल पैचेज में पाई जाती है, यानी कि बिखरे हुए रूप में पाई जाती है। कुछ एरिया यहाँ होगा, कुछ एरिया थोड़ी देर चलने के बाद वो होगा, बिखरे हुए पोर्शन में मिलती है। रेनफॉल कम होती है तो यहाँ पर जो घास पाई जाती है उसकी ऊंचाई भी कम होती है, लेकिन साथ साथ क्लाइमेट के जलवायु के इफ़ेक्ट की वजह से यहाँ पर जो घास पाई जाती है वो अच्छी क्वालिटी की वो नहीं होती है, वो उसमें पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, लंबाई भी है वो कम पाई जाती है। ठीक है, अगर घास की क्वालिटी पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है तो इनमें क्या होता है, जो भी पशु यहाँ पर चरते हैं या आप कैसे जिन पशुओं के लिए मुख्य भोजन है उनमें क्या होता है, दूध की कमी है वो पाई जाती है, यानी दूध का प्रति जो लीटर उत्पादन है वो कम होता है। इसके अतिरिक्त इन एरिया में जो पशु होते हैं उनको अनेक तरह की बीमारियां लग जाती हैं, जैसे टेक्सास बुखार है, गिल्टी रोग है, मुंह व खुर के रोग हैं वो लग जाते हैं। सेकंड आता है भाई शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान वो थे 5 से 30 डिग्री के बीच का एरिया, और ये है भाई 30 से 45 डिग्री, वो 5 से 30 डिग्री अक्षांश के बीच का एरिया है और ये 30 से 45 के बीच का एरिया है। ये एरिया है कि यहाँ रेनफॉल अच्छी होती रहती है, टेम्परेचर कम है तो वाष्पीकरण कम होता है, यहाँ पर अगर थोड़ी बहुत भी वर्षा हो जाती है वो ज़्यादा प्रभावशाली है वो पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं ये इनको भी दो टाइप में बांट दिया गया है, एक स्टेपी है और एक है प्रेरी का एरिया है। स्टेपी का एरिया की घास छोटी होती है, प्रेरी के घास की वो लंबी होती है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई होती है 10 से 20 सेंटीमीटर होती है, इसकी 45 से 60 सेंटीमीटर होती है। और अमेरिका में इनको प्रेरी कहा जाता है और जो यूरेशिया का पार्ट होता है, यूरोप का पार्ट होता है, उसमें उसको स्टेपी कहा जाता है। ठीक है, तो एक कंपैरिजन है, इनका कंपैरिजन भी आप साथ साथ करते हुए चलोगे। ये जो होती है इसकी वो जो स्टेपी की जो वार्षिक रेनफॉल है वो 25 से 50 होती है, जबकि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा। आप ऐसे जोड़ के देखो कि यहाँ पर रेनफॉल ज़्यादा होती है प्रेरी में, इसलिए यहाँ पर घास की लंबाई भी अच्छी पाई जाती है। ठीक है, तो शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान को अलग अलग एरिया में अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि अमेरिका में इसको प्रेरीज कहा जाता है, दक्षिण अमेरिका में पम्पास, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स और अफ्रीका में वेल्ड कहा जाता है। ठीक है भाई, ये हो गया आपके दो घास के मैदान, उष्णकटिबंधीय एरिया और शीतोष्णकटिबंधीय। अच्छी क्वालिटी की घास नहीं होती है, पैचेज में पाई जाती है, पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है, इनको विभिन्न एरिया में भिन्न भिन्न नाम से वो जाना जाता है। दूसरी ओर होता है शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान, जहाँ पे रेनफॉल थोड़ी बहुत मात्रा में भी हो तो भी ज़्यादा प्रभावशाली होती है, अच्छी क्वालिटी की घास होती है और पशु यहाँ पर नरम घास वो पाई जाती है और पौष्टिक भी होती है। ये दो तरह की होगी, एक स्टेपी होगी एक प्रेरी होगी है। स्टेपी की ऊंचाई है वो कम पाई जाती है, छोटी पाई जाती है, रेनफॉल कम होती है इसलिए छोटी पाई जाती है, जबकि प्रेरी में रेनफॉल ज़्यादा होती है इसलिए इसकी लंबाई भी ज़्यादा होती है। इसको भिन्न भिन्न एरिया में भिन्न भिन्न नाम से जाना जाता है। तो बेटा आपके ये दो क्वेश्चन बन गए। पहले प्राकृतिक संसाधन कौन से होते हैं, उसमें टाइप कौन से, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। हम जैव संसाधन में पढ़ रहे हैं। जैव संसाधन में सबसे पहले आते हैं वन संसाधन, उसके चारों टाइप्स हो गए। सेकंड आता है घास के मैदान,
उसके दोनों टाइप, उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। ठीक है भाई, हेलो, ठीक है। बाकी कल करेंगे हम। अपनी अटेंडेंस भेज देना है सभी बच्चों को, ठीक है? ठीक है बेटा, ओके। संदीप सर, क्लास ले रही थी वहाँ थी। वो भी क्लास। हाँ, मैंने ना रिकॉर्ड बना लिया है। रिकॉर्ड बना दिया? नहीं, रिकॉर्ड नहीं, जो प्रैक्टिकल की फाइलें इन बच्चों की आ रही है, प्रेजेंटेशन इन बच्चों की आ रही है। ठीक है, ठीक है। एक नंबर ला दिया मैंने, इनके रिकॉर्ड बना दिया। कोई बात नहीं, तेने कही थी ना अपने पास रख लिया, वो मैंने कोई टेंशन नहीं जो तेने। करते ओला रखे थे ना भाई वाकई उसी कोई के साथ बात दिलाई। कोई बात नहीं। और एक बार लोकरण तो पहले मैं दिखाऊंगा ताकि सारे अपना वेरीफाई कर लो, किसी के चेंज करने होंगे चेंज भी। ना ना ना, हमने चेंज नहीं किया, मेरी और तो पक्का। ठीक है। एक ये लड़की का आज हुआ था 381। ये एब्सेंट दिखा रखी थी मैंने, लिस्ट गिरी हुई। हाँ, ये इसने भी उसमें एब्सेंट है वो। देखूं इसने कल शाम ने फ़ोन करा मेरे दूर है, फिर मैं कल कॉलेज में जाकर बात करिए तो देखिए। अरे इसको छोड़, वो दे जो उन्होंने रोल नंबर गिरे, सुनील ने गिरे हैं BA फाइनल खोल इसको, ये रही इसको खोल देखिए, इनमें है रोल नंबर 381 को नहीं है, है को नहीं है। ये का मतलब ये के नंबर लग लिए। हाँ, लग लिए इसके नंबर। इसने मेरे द्वारा वो फाइल भी भेजी थी, देखिए भेज रहा है कि फाइल तो है ना, मेरे पास व्हाट्सएप कर देगी 381 के रोल नंबर चेक करके बता। नंबर चेक करके, अच्छा पता लग जाएगा ना उसके अंदर कोई मिस हो गया। मैंने अपना ये रिकॉर्ड बना लिया भाई, इनकी आ रही है मेरे द्वारा फाइल प्रैक्टिकल फाइल इतना की आ रही है, प्रेजेंटेशन इतना ने दे रखी है। ठीक है। और इसका ये होया था, इसने ये भेजी है प्रैक्टिकल फाइल, प्रेजेंटेशन इतनी भेजी ही नहीं इसने। कोई नहीं, वाइवा में इसने कुछ कुछ नहीं बताया इसने वाइवा, फॉर्मेलिटी करें ही नहीं, एक भी अक्षर भी नहीं बताया। ये और भेज देने जब मेरे दोरी का रोल नंबर भेज दिए, देख जाएंगे। ठीक है, और तो भेज दे। कोरोना
क्लास आपकी चाय आने वाली है। क्या चाय? हाँ एक चाय पी हूँ। क्लास के पाछे पिया करूँ। संदीप क्लास के पाछे पिया करूँ। उससे का इंतजार है होली 12 बजे। अच्छी अच्छी तो करूँगी क्योंकि मैं दो ही बच्चे। हेलो हेलो गुड आफ्टरनून बेटा। हाँ बोलो, क्या नाम है आपका? क्या रोल नंबर है आपका? 403। और मेरे पास ही आपका देखा है लिस्ट में नाम 403। प्रैक्टिकल फाइल भेज दी आपने? अपनी प्रैक्टिकल फाइल भेज दी है। 403 रोल नंबर हो गया आपका, है ना? नाम क्या है बेटा? सोनिया। प्रैक्टिकल फाइल भेज दी है ग्रुप पे? हाँ प्रैक्टिकल फाइल भेजनी है और एक क्वेश्चन है ना वो लिख के देना है। स्टीरियोस्कोप क्या होता है उसके टाइप्स के लिखने हैं, ठीक है? हाँ स्टीरियोस्कोप क्या होता है उसके टाइप्स क्या हैं, ठीक है? एक बार वीडियो कॉल करो आप मेरे पास। नहीं चलो अभी बता दो तो तुम। एरियल फोटोग्राफ क्या होते हैं? एरियल फोटोग्राफ क्या होते हैं? वायु फोटो क्या होते हैं? हाँ अच्छा। निर्देश चिन्ह क्या होते हैं? निर्देश चिन्ह क्या होते हैं? फिडुशियल मार्क्स क्या होते हैं? हाँ प्रिंसिपल पॉइंट क्या होता है? मुख्य बिंदु क्या होता है? नहीं पता? चलो ठीक है, आप ऐसा करना अपनी ये प्रैक्टिकल फाइल पीडीएफ में बना के ग्रुप पे भेज देना। साथ में ये क्वेश्चन लिख के भी
पीडीएफ बना के ग्रुप पे भेज देना, ठीक है? मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा बताइए। कोई बात नहीं, समझ में आ गया मुझे। नहीं मैम क्वेश्चन क्वेश्चन जो आप अच्छा, स्टीरियोस्कोप क्या होता है? पीडीएफ को हाँ, क्या होता है, इसके कितने टाइप हैं? ये व्हाट्सएप पे लिख के भेजना हाँ हाँ ग्रुप में। हाँ, ग्रुप में 8053833022 ग्रुप में होना ऐड। हाँ हाँ, भेजना है, ठीक है। एक का और हो गया है, वाई वाई में से एक का और, एक लड़की का वाई वाह और हो गया है।